Good morning everyone. Myself Dr. Shivaji Sarkar. Today I am going to discuss about the topic on aromatic amine और इस aromatic amine टॉपिक के अंदर मैं आज मेनली 7 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ. पहला पॉइंट, N dimethylamine boil at lower temperature than N methylamine. Why? Second point, N phenylalanine are considerably less toxic than N alkyl derivatives. Third question, the aromatic amine are less basic than aliphatic amine and ammonia. Why? Fourth question, aniline is substantially less basic than methylamine. Fifth question, comparatively basicity between the aniline and cyclohexylamine. Sixth point, comparative basicity of 4-methoxyaniline with 4-amino-benzaldehyde. And last point, nitroaniline, that the 3-nitroaniline is a strong basic than 4-nitroaniline. तो ये जो 7 पॉइंट मैंने बोला, ये सेकंड 7 पॉइंट को ही मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ. और ये एरोमेटिक अमाइन की पार्ट 2 है. ऑलरेडी पार्ट 1 मेरा चैनल के अंदर अवेलेबल है. सो जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 1 एरोमेटिक अमाइन की नहीं देखा और उसके पहले का जो बेंजीन एंड डेरिवेटिव्स एंड फिनॉल चैप्टर भी नहीं देखा और नहीं समझा, तो उसके लिए मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के अंदर जो भी वीडियोस अवेलेबल है वो सभी वीडियोस को आप देखिए, समझिए. और उसके बाद भी आपको देखने के बाद भी और समझने के बाद भी आपके मन के अंदर डाउट्स एंड क्वेश्चन हैं तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरा चैनल के कमेंट बॉक्स के अंदर, और नहीं तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं. तो आज पार्ट 2 एरोमेटिक अमाइन को हम लोग शुरू कर रहे हैं और इसको समझते हैं सिंपल एग्जाम्पल और डायग्राम के माध्यम से. सो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये जो 7 पॉइंट मैंने और 7 क्वेश्चन मैंने बोला, ये 7 क्वेश्चन टोटली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यही पार्ट है. क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी टाइप की ऑर्गेनिक कंपाउंड हो, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, हर एक कंपाउंड की 2 टाइप की नेचर और 2 टाइप की प्रॉपर्टीज़ पॉसिबल है. एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और दूसरा है केमिकल प्रॉपर्टीज़. एंड बेसिकली वो यूनिवर्सिटी लेवल में हो और बोर्ड लेवल में हो और कोई भी टाइप की कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक JEE और नीट हो, हर जगह पे मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टीज से ही पूछा जाते हैं. और इसीलिए मेरे एडवाइस है, सो आप प्लीज़ ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो 7 पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूँ, ये 7 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए. जैसे सबसे पहले हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, जो एरोमेटिक अमाइन जो है ये जनरली लिक्विड में अवेलेबल हो सकता है, नहीं तो ये सॉलिड फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकता है. एंड इफ़ यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व द order, it having the characteristics order and which is not the unpleasant smelling smell, and whenever they are going to become in contact with the air, they are going to be oxidized, and after the oxidations they are going to be convert into the brown color. So और second point जो अभी हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो इस जगह पे हम लोग ये देख पा रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट के बारे में. क्योंकि एनिलीन के साथ हम लोग जब एन हेक्साइन एंड अमाइन की कंपैरिजन्स करेंगे तो उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो एनिलीन की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 184, और जब यहाँ पर एन हेक्साइल अमाइन की कंपैरिजन्स करते हैं तो उस जगह पे उसका बॉइलिंग पॉइंट देख पाते हैं 130. सो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर एनिलीन की बॉइलिंग पॉइंट क्यों है ज़्यादा कंपेयर टू द एन हेक्साइल अमाइन से. तो इसके आंसर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, जो एनिलीन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट इसीलिए ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि इस जगह पे इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशंस हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पाएंगे. और इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दैट मीन्स द एनिलीन के अंदर जो मॉलिक्यूल से वो मॉलिक्यूल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली जुड़ा हुआ है और जुड़ा रहते हैं, और इसीलिए उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसीलिए एनिलीन की बॉइलिंग पॉइंट हम लोग एन हेक्साइल अमाइन से ज़्यादा देख पाते हैं. अभी जो थर्ड क्वेश्चन मैं बोलने वाला हूँ और जो यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ वो ऐसा है, जब हम लोग कंपैरिजन्स कर रहे हैं एन डाइमिथाइल अमाइन के साथ एन मिथाइल अमाइन की, तो उस जगह पे हम लोग ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जो एन मिथाइल अमाइन और एन मिथाइल एनिलीन की बॉइलिंग पॉइंट 196 है, और जब इसे हम लोग कंपैरिजन्स करते हैं एन डाइमिथाइल एनिलीन के साथ उस जगह पे उसका बॉइलिंग पॉइंट 193 देख पा रहे हैं. तो क्वेश्चन यही आ रहा है, जो एन मिथाइल एनिलीन की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा क्यों होते हैं, और उसे हम लोग समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम और फिगर.
इस फिगर के अंदर हम लोग और डायग्राम के अंदर हम लोग ये देख पा रहे हैं, जो एनिल डाइमिथाइल एनिलीन जब दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर कोई भी टाइप के हाइड्रोजन बॉन्ड हम लोग फॉर्मेशंस नहीं देख पा रहे हैं। जैसे देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ कोई भी टाइप के एडजस्टेंट हाइड्रोजन नहीं है। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर मिथाइल एनिलीन की बात कर रहे हैं, तो उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब हम लोग सिंपली ऐसा बोल सकते हैं, जब हम लोग एन मिथाइल एनिलीन के साथ एन डाइमिथाइल एनिलीन की कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में एन डाइमिथाइल एनिलीन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है। हम लोग उस जगह पे कोई भी टाइप की इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देख पाएंगे। और जब हम लोग उसे एन मिथाइल एनिलीन की बात करेंगे, तो उस जगह पे हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड देख पा रहे हैं। और इसी रीजन्स के लिए एन मिथाइल एनिलीन की बॉन्ड डिसोसिएशन आज ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। और इसीलिए जब हम लोग एन मिथाइल एनिलीन के साथ एन डाइमिथाइल एनिलीन की कंपैरिजन करेंगे, तो उस जगह पे एन मिथाइल एनिलीन की मॉलिक्यूल को ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होंगे। और इसी रीजन्स के लिए इसका बॉइलिंग पॉइंट, दैट मीन्स एन मिथाइल एनिलीन हैविंग द हायर बॉइलिंग पॉइंट 196 whenever we are going to be compare this compound with एन डाइमिथाइल एनिलीन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 193 है। अभी जो सेकेंड पॉइंट मैं बोलने वाला हूँ, और उस जगह पे मैंने अभी बोला, जब हम लोग एन फिनाइल एलिनिन के साथ कंपैरिजन करते हैं एन एल्काइल डेरिवेटिव की, तो उस जगह पे हम लोग देख सकते हैं जो एन फिनाइल एनिलीन आर कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक कंपेयर व्हेनेवर द एन एल्काइल डेरिवेटिव्स। सो अभी कोई क्वेश्चन ये जनरेट हो रहा है, हम लोग टॉक्सिसिटी किसे बोलते हैं? टॉक्सिसिटी मतलब जब कोई भी कंपाउंड को हम लोग ले रहे हैं और वो कंपाउंड हमारा बॉडी के अंदर जाने के बाद वो हमारा बॉडी के अंदर सेल को डैमेजेस करेंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग उस कंपाउंड को टॉक्सिक सब्सटेंस के हिसाब से कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन को देखते हैं और समझते हैं, तो उस जगह पे एरोमेटिक अमाइन मान लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में है, और वो लिक्विड फॉर्म में हमारा बॉडी की स्किन को पेनिट्रेट करके बॉडी के अंदर जा रहा है। तो बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारा बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल है उसे डैमेज कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ वो हमारे बॉडी के अंदर अफेक्ट कर सकते हैं हार्ट मसल्स के अंदर, एंड इट कैन ऑल्सो क्रिएट द मेंटल डिस्टर्बेंस। सो क्वेश्चन यही आ रहा है, लेकिन जब हम लोग इसे वेपर फॉर्म में भी लेते हैं, तो उसी कंडीशन में भी वही वो हमारा बॉडी के अंदर चला जाते हैं, और जाने के बाद वो हमारा बॉडी के अंदर सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो हमारा बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी को जनरेट करते हैं। तो मैंने अभी वही क्वेश्चन पूछा जो हम लोग ने जब कंपैरिजन ऑब्जर्व करते हैं जो एन फिनाइल एनिलीन के साथ एन एल्काइल डेरिवेटिव की, तो उस जगह पे हम लोग देख पा रहे हैं जो एन फिनाइल एनिलीन लेस टॉक्सिक है। लेस टॉक्सिक इसीलिए है क्योंकि वो उतनी पेनिट्रेशन और उतना हमारा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता जितना पेनिट्रेशन स्किन के माध्यम से हमारा एन एल्काइल डेरिवेटिव कर सकता है। और इसी रीजन्स के लिए एन एल्काइल डेरिवेटिव्स हमारा बॉडी के अंदर ज़्यादा टॉक्सिसिटी दिखाते हैं जब हम लोग इस कंपाउंड की कंपैरिजन करते हैं एन फिनाइल एनिलीन की। अभी हम लोग समझ लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में मैंने ऐसा बोला जो एरोमेटिक अमाइंस आर लेस बेसिक व्हेनेवर दे आर गोइंग टू बी कंपेयर विद द अमोनिया। जैसे हम लोग पहले भी मैंने ये वर्ड बोला, जब भी कोई चीज़ की कंपैरिजन हम लोग करते हैं तो उस जगह पे कंपैरिजन करने के लिए हम लोग एग्जांपल लेके उसे कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन के एग्जांपल में मैं यहाँ पर एनिलीन को एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, और यहाँ पर एलिफेटिक अमाइन के एग्जांपल में मैं यहाँ पर अमोनिया को ले रहा हूँ, और दोनों की पीके वैल्यू यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। जो एनिलीन की यहाँ पर 9.4 है और अमोनिया की यहाँ पर 4.7 है। तो अभी क्वेश्चन वही उठ रहा है और वही जनरेट हो रहा है जो यहाँ पर जब हम लोग एनिलीन की बात करते हैं तो उस जगह पे इसका बेसिसिटी कम है, और यहाँ पर जो अमोनिया की बात करते हैं तो उस जगह बेसिसिटी ज़्यादा है। सो इसीलिए क्वेश्चन ऐसा पूछा जा रहा है जो एरोमेटिक अमाइन आर लेस बेसिक देन अमोनिया। तो इसे हम लोग अभी समझते हैं। सो द पीकेवी वैल्यू ऑफ एनिलीन इज क्वाइट हायर than ammonia. It is because the aniline or other aryl amine, the amino group is attached directly with the benzene ring. So its result the unshared electron pair on nitrogen atom to be conjugated with the benzene ring, and this make it less available for the protonations. So हम लोग इसे और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। So if you are going to be compared in case of the aryl amine, the reaction is shifted towards the left and make the aniline weaker base comparatively the ammonia or aliphatic amine. सो इस जगह पे हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं जो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर, यहाँ पर डायग्राम हम लोग देख पा रहे हैं। जिस डायग्राम के अंदर हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं जो यहाँ पर एनिलीन के एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, और इस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम लोग देख सकते हैं जो टोटली एनिलीन के टोटल 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है। और हम लोग ये जानते हैं जब भी हम लोग कोई कंपाउंड लेते हैं और उसका जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं, तो जब कोई कंपाउंड
ज़्यादा मात्रा में रिजल्टिंग स्ट्रक्चर देते हैं तो उसका मतलब ये होते हैं जो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसीलिए मेरे एक एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए, आप इसे अच्छे तरीके से याद रखो। जब भी कोई एरोमेटिक रिंग ज़्यादा स्टेबिलिटी दे रहा है तो उस कंडीशन में वो कंपाउंड एसिडिसिटी को ज़्यादा देते हैं और उसका बेसिसिटी को कम देते हैं। तो इस जगह पे क्वेश्चन यही आ रहा था, जब हम लोग एनिलीन के साथ एमोनिया का कंपैरिजन कर रहे थे तो उस जगह पे एनिलीन एरोमेटिक होने के लिए उसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया टोटल 5 नंबर ऑफ एरोमेटिक कंजुगेटेड 5 नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग देख पा रहे हैं। तो इसका रिजोनेंस ज़्यादा है, इसका मतलब इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगे। और मैंने अभी बोला जो स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के मतलब यही हो रहा है जो कंपाउंड क्या दिखाएंगे, कंपाउंड अपनी बेसिसिटी को कम दिखाएंगे जब हम लोग उसको एमोनिया के साथ कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि एमोनिया के अंदर हम लोग क्या दिख पाएंगे, एमोनिया के अंदर हम लोग इतनी स्टेबिलिटी नहीं दिख पाएंगे जब हम लोग उसको एलिफेटिक के साथ कंपैरिजन करेंगे। और उसके साथ ही साथ हम लोग इसको दूसरी तरीके से भी समझा सकते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं जो एरोमेटिक अमाइन और एनिलीन के एग्जाम्पल जो ले रहे हैं, सो एनिलीन का मतलब ये हो रहा है जहाँ पर NH2 ग्रुप और एमाइनो ग्रुप यहाँ पर बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है और बेंजीन यहाँ पर कंजुगेटेड सिस्टम्स में है। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर वो कंजुगेटेड सिस्टम्स में है तो वहाँ पर कौन सी टाइप के हाइब्रिडेशंस होंगे, वहाँ पर sp2 टाइप के हाइब्रिडेशंस हम लोग देख पाएंगे। जब हम लोग एलिफेटिक अमाइन और एमोनिया की बात करेंगे तो वहाँ पर हम लोग sp3 हाइब्रिडेशंस देखेंगे। तो इसका मतलब ये हो रहा है जो हम लोग जब यहाँ पर एनिलीन की बात करेंगे यहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशंस होने के लिए कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा दिखाएंगे। और मैंने अभी बोला जब कंपाउंड अपनी स्टेबिलिटी को ज़्यादा दिखाते हैं तो उस जगह पे वो अपनी बेसिसिटी को कम दिखाते हैं। और इसीलिए यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ जो एनिलीन इज ससेप्टिबली लेस बेसिक व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी कंपेयर्ड विद द मिथाइल अमाइन। इस जगह पे मैं और एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ। कभी कभार ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी लेवल में हो और बोर्ड लेवल में हो, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर देखा रहा हूँ जब हम लोग यहाँ पर एनिलीन के साथ मिथाइल अमाइन की कंपैरिजन कर रहे हैं तो उस जगह पे ये ऑब्जर्वेशंस किया जा रहा है जो एनिलीन के बेसिसिटी जनरली कम होंगे। और उसका आंसर मैंने दिया एनिलीन के बेसिसिटी इसीलिए कम होंगे क्योंकि एक कंपाउंड एरोमेटिक है। जब हम लोग मिथाइल अमाइन की बात कर रहे हैं वो कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। और एरोमेटिक होने का मतलब यही हो रहा है जो कंपाउंड स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब यही हो रहा है जो कंपाउंड उस जगह पे अपने बेसिसिटी को कम दिखाएंगे। और इसके साथ ही साथ हर एक स्टूडेंट्स को और एक क्वेश्चन याद रखना है, क्योंकि जो एक कंपाउंड की जो बेसिसिटी है ये कंपाउंड की बेसिसिटी के साथ उसका फंक्शनल ग्रुप की भी और उसके इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के भी इफेक्ट है। तो इस जगह पे हर एक स्टूडेंट्स को ये याद रखना है जब भी हम लोग एनिलीन ले रहे हैं और उस एनिलीन के अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे मिथॉक्सी ग्रुप हो, मिथाइल ग्रुप हो, ऐसा प्रेजेंट रहा तो उस जगह पे उसका बेसिसिटी इंक्रीज करेंगे। और जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जैसे नाइट्रो हो, हेलोजन हो, कार्बोक्सिल हो, ये ग्रुप जो रहेंगे तो उस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो उसका क्या देखेंगे, उसका बेसिसिटी कम देखेंगे। तो ये जो वर्ड मैंने बोला इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस तरीके से उसका बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं, इसे हम लोग और भी अच्छे तरीके से समझते हैं बाय द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर मैं कंपैरेटिव स्टडी दिखाने वाला हूँ एनिलीन के साथ साइक्लोहेक्साइल अमाइन की। तो जब हम लोग यहाँ पर एनिलीन के साथ साइक्लोहेक्साइल अमाइन की बात करेंगे तो उस जगह पे हमारा मन में क्वेश्चन ये जनरेट होंगे जो इसमें कौन ज़्यादा बेसिक है और कौन कम बेसिक है, तो इसे हम लोग अभी देख लेते हैं। सो इन एनिलीन इट इज़ डेफिनेटली ए एरोमेटिक अमाइन। हम लोग जानते हैं द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन conjugated with the benzene ring, so aniline cannot lose the electron as easily as comparatively cyclohexyl amine can do. So the basicity of amine is due to the nitrogen of amine donating its lone pair of electron, so resonance stabilizations of amine are less basic comparatively the non-conjugated amine like the alkyl amine. तो इस जगह पे हम लोग दो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं और इसे हम लोग सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं। एक स्ट्रक्चर है जहाँ पर अमाइन ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर NH2 ग्रुप जुड़ा है। ये जो पहला जो स्ट्रक्चर मैंने रखा ये स्ट्रक्चर हमारा साइक्लोहेक्साइल अमाइन है और सेकंड जो स्ट्रक्चर है ये हमारा एनिलीन है। और दोनों स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं। फिर भी हम लोग जब दोनों के कंपैरिजंस करेंगे तो उस जगह पे साइक्लोहेक्साइल अमाइन जो कंपाउंड है इसका बेसिसिटी ज़्यादा होंगे। अभी क्वेश्चन वही हो रहा है इसका बेसिसिटी क्यों ज़्यादा होंगे। तो पहला आंसर और सिंपल आंसर जो मैंने अभी बोला, जो इस जगह पे हमें बेसिसिटी एक्सप्लेनेशन करने के लिए क्या देखना है, कंपाउंड के स्टेबिलिटी की तरफ देखना है। तो डेफिनेटली इस जगह पे साइक्लोहेक्साइल अमाइन के अंदर हम लोग कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स नहीं देख पा रहे हैं और कॉन्जुगेटेड सिस्टम्स यहाँ पर ना होने के लिए यहाँ पर हम लोग इसका स्टेबिलिटी
स्टेबिलिटी भी कम देखेंगे जब हम लोग इस कंपाउंड के कंपैरिजंस करेंगे एनिलीन के अंदर। सो डेफिनेटली जब हम लोग ये दोनों कंपाउंड की कंपैरिजंस करेंगे तो इस जगह पे एनिलीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होंगी, और मैंने अभी बोला जो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होते हैं उस कंडीशन में उस कंपाउंड की बेसिसिटी हम लोग क्या देखेंगे, उस कंपाउंड की बेसिसिटी हम लोग कम देखेंगे। और इसी रीजंस के लिए जब हम लोग एनिलीन के साथ साइक्लोहेक्साइल अमाइन की कंपैरिजंस करेंगे तो उस कंडीशन में साइक्लोहेक्साइल अमाइन की बेसिसिटी हम लोग ज़्यादा दिख पाएंगे व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी कंपेयर विद एनिलीन। अभी सेकेंड और एक एग्जाम्पल से हम लोग और भी क्लियरली इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इस जगह पे मैं कंपैरिजंस करने वाला हूँ दो कंपाउंड की, एक है 4-methoxyaniline और दूसरा मैं कंपैरिजंस करने वाला हूँ 4-aminobenzyaldehyde। क्योंकि मैंने अभी बोला जो क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है और एक स्टूडेंट्स को ये चीज़ याद रखना चाहिए जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किस तरीके से बेसिसिटी के ऊपर अफेक्ट करते हैं, तो उसी को मैं अभी समझाना चाहता हूँ बाय द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। जैसे हम लोग यहाँ पर 4-methoxyaniline देख रहे हैं और उस जगह पे हम लोग 4-aminobenzyaldehyde देख पा रहे हैं। सो यहाँ पर जो 4-methoxyaniline हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप एमाइन के साथ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप मिथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, और ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसे हम लोग जानते हैं इट्स एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो मैंने अभी बोला सो मिथॉक्सी ग्रुप इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड आफ्टर डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन द डेंसिटी ऑफ द aromatic systems they are going to be changed and resonating contribution can also drawn it, which a negative charge is placed in a carbon adjacent to the nitrogen, which make the lone pair of nitrogen atom more reactive that it affect the methoxy group, pushing the electron density towards the nitrogen। और जब हम लोग इसी कंपाउंड के कंपैरिजंस करेंगे एल्डिहाइड ग्रुप के साथ, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो 4-aminobenzyaldehyde, तो इस जगह पे एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, और ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप जब कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उस जगह पे वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, और जब वो इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे तो उस जगह पे हमारे कंक्लूजन क्या निकलेंगे, उसका बेसिसिटी कम हो जाएंगे। सो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है जो कन्वीनियंटली द एल्डिहाइड ग्रुप ऑन right side of the molecule is pulling the electron density away from the nitrogen and it's responsible for decreasing the acidicity। तो क्वेश्चन वही आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो यहाँ पर हम लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं। जैसे मैं फिर से ये बोलना चाह रहा हूँ जो 4-methoxyaniline के साथ हम लोगों ने यहाँ पर 4-aminobenzyaldehyde के कंपैरिजंस की, और हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो 4-aminobenzyaldehyde के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के लिए वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को पूल कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन को पूल करने के लिए कंपाउंड के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पूल हो रहा है, तो कंपाउंड उस जगह पे अपनी स्टेबिलिटी को चेंजेस कर रहा है। तो मैंने अभी बोला स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है जो कंपाउंड अपनी बेसिसिटी को क्या दिखाते हैं, कम दिखाते हैं, और जब स्टेबिलिटी कम जाते हैं तो उस जगह पे कंपाउंड की बेसिसिटी में क्या आएंगे, कंपाउंड की बेसिसिटी में फिर से चेंजेस आएंगे। और मैंने यही चीज़ यहाँ पर बोलना चाहा और यही चीज़ मैंने अभी समझा, तो इसीलिए ये चीज़ स्टूडेंट्स को क्लियरली याद ही रख देना है। जब हम लोग यहाँ पर मिथॉक्सी ग्रुप जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसके साथ हम लोग यहाँ पर कंपैरिजंस कर रहे थे 4-aminobenzyaldehyde की, और यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड और एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को पूल कर रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन को पूल करने का मतलब इस जगह पे ये हो रहा है जो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबिलिटी क्या हुआ, यहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा हुआ। और स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा होने के लिए मैंने अभी बोला स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब ये होता है जो कंपाउंड क्या करेंगे, कंपाउंड अपनी बेसिसिटी को कम कर देंगे, और इसीलिए 4-aminobenzyaldehyde के साथ हम लोग जब 4-methoxyaniline के कंपैरिजंस करेंगे तो उस जगह पे 4-aminobenzyaldehyde के अंदर स्टेबिलिटी हम लोग ज़्यादा देखेंगे ड्यू टू द रीजंस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द रीजंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, और जो एल्डिहाइड ग्रुप इलेक्ट्रॉन को पूल करते हैं और इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देते हैं। कंपाउंड का ज़्यादा स्टेबिलिटी का मतलब यही होते हैं जो कंपाउंड अपनी बेसिसिटी को कम कर देंगे, और इसीलिए 4-aminobenzyaldehyde की बेसिसिटी 4-methoxyaniline से जनरली कम होते हैं। और उसके बाद में तीसरा जो पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो है जब हम लोग 3-nitroaniline के साथ 4-nitroaniline के कंपैरिजंस करेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस कौन है या वीक बेस कौन है। जो दोनों कंपाउंड को हम लोग कंपैरिजंस करें तो दोनों में नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन डिफरेंशिएशन क्या है, एक जगह पे 3 नंबर पोजीशंस पे है और एक जगह पे 4 नंबर पोजीशंस पे है। तो हमें अभी देखना है जो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो 3-nitroaniline स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होते हैं कंपैरेटिवली 4-nitroaniline। तो यहाँ पर भी सिंपल मैं वही बोलूँ तो यहाँ पर भी वही स्टेबिलिटी के फैक्टर आएंगे, क्योंकि मैंने अभी बोला स्टेबिलिटी ज़्यादा होने का मतलब यही हो रहा है जो कंपाउंड क्या दिखाएंगे, कंपाउंड अपनी
बेसिसिटी को चेंजेस करेंगे। बेसिसिटी को किस तरीके से चेंजेस करेंगे? ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब उस जगह पे उसका बेसिसिटी कम होंगे। तो जब हम लोग 3 नाइट्रोएनिलीन को ऑब्जर्व करेंगे तो 3 नाइट्रोएनिलीन के अंदर हम लोग इतनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देख सकते हैं जितनी ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग 4 नाइट्रोएनिलीन को देखते हैं। इसका मतलब 4 नाइट्रोएनिलीन के अंदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे और ज़्यादा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने के लिए वो कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होंगे और ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए वो कंपाउंड के अंदर हम लोग क्या देखेंगे? वो कंपाउंड के अंदर हम लोग उसका बेसिसिटी क्या देखेंगे? ज़्यादा स्टेबिलिटी मतलब कंपाउंड के अंदर हम लोग बेसिसिटी कम देखेंगे और लेस स्टेबिलिटी मतलब उस जगह पे हम लोग क्या देखेंगे? कंपाउंड के बेसिसिटी ज़्यादा देखेंगे। सो इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है 3 नाइट्रोएनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन द 4 नाइट्रोएनिलीन ड्यू टू द नॉन रिजोनेंस इफेक्ट, क्योंकि हम लोगों ने 3 नाइट्रोएनिलीन के अंदर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं देख पाएंगे और इसीलिए यहाँ पर लिखा जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है नॉन रिजोनेंस इफेक्ट। और हम लोग जानते हैं नॉन रिजोनेंस का मतलब वहाँ पर वो कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है। तो कम है स्टेबिलिटी मतलब उस जगह पे क्या दिखेंगे? कंपाउंड की स्टेबिलिटी कम है मतलब उस जगह पे उसका बेसिसिटी ज़्यादा हम लोग देख पाएंगे। और इसी को यहाँ पर एग्जाम्पल से भी और डायग्राम से भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो डिलोक्लाइजेशंस ऑफ द नाइट्रोजन लोन पेयर इन द ऑर्थो टू ऑक्सीजन एटम ऑफ द नाइट्रोजन ग्रुप, और इस जगह पे हम लोग 3 कंपाउंड को देख रहे हैं। और ओवरऑल मैं ये सब बोलना चाहूँ जो हम लोग यहाँ पे 3 कंपाउंड को कंपैरिजन करें तो उस जगह पे हमें ये चीज़ याद रखना है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं फंक्शनल ग्रुप पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पर भी पैरा पोजीशंस पे है और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशंस पे है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब पैरा पोजीशंस पे हो तो उस जगह पे वो कंपाउंड क्या होंगे? मोर बेसिक होंगे। जिस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पे हो तो उस जगह पे लेस बेसिक होंगे और जिस कंडीशन में वहाँ पर कंपाउंड की वो ऑर्थो पोजीशंस पे होंगे तो उस जगह पे क्या दिखेंगे? उस जगह पे वो लेस बेसिक होंगे। सो ओवरऑल जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर टॉपिक के ऊपर जो डिस्कस किया सभी का कंक्लूजन एक ही है, जो आपको सिर्फ यही ऑब्जर्व करना है आपका कंपाउंड की स्टेबिलिटी। तो कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने के मतलब क्या होते हैं? फिर से हम लोग उसकी याद करते हैं। कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होना मतलब ये हो जाते हैं कंपाउंड उस जगह पे क्या दिखाएंगे? कंपाउंड उस जगह पे बेसिसिटी अपने कम दिखाएंगे। और जिस कंडीशन में कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा नहीं हो रहा है, कंपाउंड ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस जगह पे क्या देखेंगे हम लोग उस जगह पे ये देख पाएंगे जो कंपाउंड ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक नेचर देख पाएंगे। सो यही 7 पॉइंट मुझे आज डिस्कस करना था और ये 7 पॉइंट के बारे में मैंने डिस्कस कर दिया। और इसके बाद आपको ये 7 पॉइंट्स रिगार्डिंग और इसके पहले भी जितने सारे वीडियो मैंने बोला मेरे चैनल के अंदर, इसमें आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे फिर से क्वेश्चन पूछ सकते हो। मुझे क्वेश्चन मेरा कमेंट बॉक्स में चैनल की पूछ सकते हो और नहीं तो मुझे आप मेल कर सकते हो। और आफ्टर ऑल मैं सभी को थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरा वीडियो को देख रहे हो, फॉलो कर रहे हो। सो अगेन थैंक्स टू ईच एंड एवरी व्यूअर्स एंड each and every students for viewing, for observing and supporting my channel. Thank you अगेन।